गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूँ, ग्राफ मेथड से कैसे दो लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व किया जाता है वो बताने वाला हूँ। तो ज़रा ध्यान दें। तो जब भी आपको दो इक्वेशन दिए जाएं और आपसे कहा जाए ग्राफ मेथड से इनको सॉल्व करें, तो आप थोड़ी सी होशियारी दिखा जाएं। क्या दिखा जाएं? अब होशियारी देखो क्या है। वो कहेगा ग्राफ मेथड से सॉल्व करो, लेकिन हम लोग बड़े स्टाइल से अपने मन से कोई अदर मेथड लगा के यहाँ किनारे सॉल्व कर लेंगे, बाद में ग्राफ की तरफ ध्यान देंगे। ठीक है, चलो भाई देखते हैं। तो ये हमने उठाया x + 3y = 6 और एक दिया 2x - 3y = कितना 12। बताओ कौन से मेथड से सॉल्व करना चाहते हो इसको? तो सबको ये लग रहा है कि ऐसा करें यार, ये दोनों सेम दिख रहे हैं। y एलिमिनेशन मेथड में अच्छा लग रहा है। एक प्लस है एक माइनस, बड़ी आसानी के साथ क्या हो जाएगा, बाई एडिंग लिख देंगे। कल बताया था कि बेटा ऐसा होता है एलिमिनेशन मेथड में, ऐसा होता है कि x और y में से किसी एक को इक्वल करते हैं, है ना, और इक्वल करके ये देखते हैं उनके साइन चेंज है कि नहीं। अगर साइन चेंज है तो बड़ी आसानी से कट जाएंगे। एलिमिनेट करने का मतलब किसी को काट डालना है। क्या करना है? दो वेरिएबल आपके पास हैं x और y, उनमें से एक को ख़त्म करना है एट एनी रेट। ठीक है, तो ये देखते हैं भाई। तो ख़त्म करने का प्रोसेस बताया था मैंने आपको। तो x और y में से किसी एक को इक्वल होना चाहिए, नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन करके इक्वल करते थे ना। तो ज़रा गौर करो, यहाँ पे y साफ साफ दिख रहा है इक्वल है और कटने के लिए तैयार है कि नहीं। एक प्लस है एक माइनस है, लिख देंगे बाई एडिंग, मतलब जोड़ने पर। अब जोड़ेंगे तो साइन चेंज नहीं होगा, ये दोनों निपट गए। और ये x कितने x हो गए, और 6 में 12 ऐड कर दिया और 3 से निपटा दिया। x की वैल्यू कितना आ गई, 6। आया समझ में? और देखो x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख देंगे, y की वैल्यू निकल आएगी। चलो भाई लिखेंगे, अब लिखना नहीं है, अब रख देते हैं, पहले वाले में रखते हैं इसको। तो 6 + 3y = कितना 6 नहीं रहे, 3y = कितना 0। y की वैल्यू कितनी मिल गई, 0। आया इतना समझ में? y की वैल्यू कितनी मिल गई? अब मेरे ख्याल से बात आपके समझ में आ गई है, आ गई। तो भाई अपने पास एक पॉइंट बन के आया क्या, x कितना है 6 और y कितना है 0। तो एक पॉइंट अपने पास क्या बन के आया। अब तुम मेरे से पूछ सकते हो सर आप बड़ी बदतमीजी करते हैं। पूछो काहे? इसलिए कि कह रहा है ग्राफ मेथड से सॉल्व करो और चोरी चुपके तुम ऐसे सॉल्व करे दे रहे हो। तो ऐसा काहे कर रहे हैं जानते हो? क्योंकि जब ग्राफ मेथड में हम पॉइंट लेना शुरू करेंगे तो हमें पता भी तो होना चाहिए कौन सा पॉइंट लेना ज़रूरी है। ये पॉइंट लेना ज़रूरी है। x की वैल्यू एक बार आपको 6 ज़रूर लेनी पड़ेगी। आया समझ में? और यही जो वैल्यू होगी दोनों में कॉमन आ जाएगी। अब बाकी अपना ग्राफ बनाने का सिस्टम करते हैं और ये पॉइंट ज़रूर लेंगे उसमें। अगर इसको सॉल्व ना करते तो क्या हमें पता चल पाता कि ये पॉइंट हमको आगे लेना है? यही सल्यूशन है। इसी पॉइंट पे दोनों काटेंगे जब ग्राफ खींचेंगे। देखना अभी ग्राफ खींच के दिखाएंगे तो इसी पॉइंट पे दोनों आगे काटेंगे। समझ गया कि नहीं? तो ये पॉइंट होना ज़रूरी है। x की वैल्यू एक बार आपको 6 लेनी पड़ेगी तो y की वैल्यू आपको 0 मिलेगी, वो भी दोनों में लेना पड़ेगा। तो चलो अब ग्राफ बनाएं। ग्राफ बनाने के देखो क्या सिस्टम है, y के टर्म को एक तरफ रखते हैं, बिना y वाले को दूसरी तरफ ले जाते हैं, ये नियम है। तो चलो भाई देखो इसमें इधर किसको रखें, वाह 3y को रखेंगे। 6 के पास x पहुंचा। अब y की वैल्यू निकालना है 3 का, क्या करें, ये 3 मल्टीप्लिकेशन था, इधर आके डिवाइड में हो गया, कोई प्रॉब्लम इसमें? अब बढ़िया सी टेबल बनाएंगे, टेबल भी अभी बताएंगे कैसे क्या करना है। ज़रा ध्यान दें, यहाँ x लिखेंगे यहाँ y, इसके साथ भी ऐसे ही हादसा करो। इधर किसको ले जाओ, उधर 3y को ले जाना। क्यों ले जा रहे हैं 3y को? क्योंकि y का टर्म माइनस में नहीं होना चाहिए, माइनस में तो उसको उस तरफ ले जाओ, बाकी सारी वैल्यू इधर ले आओ। 2x - 12। तो बताओ y की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 2x - 12/3। अब इसका भी टेबल बना लें ऐसे। कितने पुत्र और पुत्रियों को आ रहा है समझ में? इतना तो कर लोगे? बोलो भाई, कर लोगे? आप सुनो, जिसको इतना करना आ गया वो ग्राफ बड़ी आसानी से बनाएगा। देखो कैसे,
यक्स की वैल्यू अपनी तरफ से रखना है और वाई की ऐसी यक्स की वैल्यू रखना जिससे यहाँ सॉल्व करें तो ऐसा नंबर आए जो फ्रैक्शन में ना हो। कैसे ना हो? आओ भाई देखो, किसी ने कहा सर यक्स की वैल्यू 0 रख दो। अगर 0 रखेंगे तो 6 में 0 घटेगा, क्या आएगा? 6 आएगा, और 6 को 3 से डिविजिबल करेंगे, क्या आएगा? 2 आएगा। तो भाई साहब समझ में आ गया हमारे, यक्स की वैल्यू अंडर रखा 0 मतलब, तो वाई की वैल्यू क्या मिल गई? 2। नहीं आया समझ में? यक्स की वैल्यू 0 तो वाई की वैल्यू क्या मिली? कैसे आई? समझ में आया? अब आप लोगों को दिमाग लगाना है, बताओ यक्स की जगह क्या रखें? तो बहुत अच्छी बात है, ऐसे नंबर ढूंढो कि वो रखने से इसमें माइनस करें तो नीचे वाले से कट जाए। अब 3 रखेंगे तो 6 में 3 माइनस हो जाएगा, कितना आएगा? 3 आएगा, और 3 को 3 से डिवाइड करेंगे, क्या मिल जाएगा? वाह, ये होशियारी होती है, शाबाश। तो यहाँ पे रखा मैंने क्या? तो यहाँ क्या मिला? क्या बात है। अब आगे अगर आपसे कहते हैं आप क्या रखना चाहते हो, कहें सर जी 6 रख दें यहाँ पे, 6 में 6 नहीं रहेगा, और जब नहीं रहा तो 3 से डिवाइड करेंगे तो कुछ हो नहीं रहेगा, तो y की वैल्यू 0 मिल जाएगी। तो कुल मिला के यहाँ पे क्या रखें? x की वैल्यू 6, तो बताएं y की वैल्यू क्या आएगी? 0। और हमने आपसे पहले ही बताया था, मैंने क्या कहा था? ये वैल्यू जरूर रखना है आपको, एक कसम खा लो, दोनों में रखना है। अब क्वेश्चन आया सर क्यों रखना है? क्योंकि इसी जगह में दोनों लाइन काटेंगी। आपने इनका सोल्यूशन निकाला ना, और कल के वीडियो लेक्चर में मैंने बताया था कि लाइनें जहाँ पे इंटरसेक्ट करती हैं वही उसका सोल्यूशन होता है। बोला था कि नहीं बोला था? तो भाई साहब मैंने इसीलिए सोल्यूशन निकाल लिया इसका, कि हमें पता चल जाए कौन सा पॉइंट इसका सोल्यूशन होगा, क्योंकि इसने बोला था हमसे कि सॉल्व करके दिखाना है, ग्राफ मेथड से सॉल्व करके दिखाएं हमसे, ये कह रहा था। तो अगर यही बिंदु नहीं होगा तो काटेंगे कहाँ पे वो, तो सोल्यूशन कैसे निकलेगा? है कि नहीं? तो सोल्यूशन निकालना था, इसलिए हमें ये काम करना पड़ा। इतना आया समझ में? आओ दूसरी टेबल में पहुँचते हैं। यक्स की वैल्यू ऐसी आपको रखनी है जिससे कि क्या रखें? कुछ लोग कहते हैं सर 0 शुरुआत करो ज़्यादा अच्छा होता है, शुरुआत मैथ की 0 से हुई थी। चलो रखो भाई 0 यहाँ पे रखेंगे, ये पूरा 0 हो जाएगा, और 0 को जब 3 से -12 आएगा, -12 को 3 से डिवाइड करेंगे, माइनस का 4 आ जाएगा। सही है ना? फ्रैक्शन नहीं आनी चाहिए, ध्यान रखना। फ्रैक्शन आएगी आपको ग्राफ खींचने में तकलीफ होगी, अगर फ्रैक्शन नहीं हुई ग्राफ आसानी से खींच सकते हो। ठीक है ना? ये आपको अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है, कैसे करना है। तो भाई देखो यहाँ पे मैंने कर दिया 0 -4 आ गया, समझ में आ रहा है? आगे देखो और बताओ यक्स की वैल्यू क्या रखें? सब कह रहे हैं सर नीचे 3 है, 3 रखो। चलो भाई 3 देखते हैं, 3 2 जा 6 माइनस हुआ -6, -6 को 3 से डिवाइड करेंगे, वाह, तो 3 -2 सही आ रहा है ना? क्या सुबह शाम तक पॉइंट लिखते ही रहोगे? अरे फिर अपना वही लिखो, x की वैल्यू क्या रखोगे? 6, तो 6 2 जा 12 में 12 नहीं रहा, 0 को 3 से डिवाइड करो, अरे 3 है 0 को अगर 3 से डिवाइड करो कितने 0 आएंगे? कितना भी 0 को अगर 3 से डिवाइड, किसी से भी डिवाइड करेंगे एक ही 0 आएगा। अब आया समझ में कि नहीं? बोलो। तो मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि बताओ ऐसे सॉल्व करने की क्या ज़रूरत थी? जब ग्राफ से कह रहा था तो हमने ऐसे क्यों सॉल्व करना पड़ा? ताकि आपको वो सोल्यूशन मिल जाए, नहीं तो आप भटकते रहेंगे। आप हो सकता है 6 ना रखते, कुछ और रखते चले जाते, सुबह शाम तक रखते ही रहते, बहुत सारे पॉइंट आ जाते, लेकिन तुम्हें वो सोल्यूशन मिलता ही नहीं जो दोनों में कॉमन होता। ये पॉइंट दोनों में कॉमन होता है, वही सोल्यूशन होता है। समझ में आई बात कि नहीं? तो आपको यहाँ से सोल्यूशन, ये रफ काम होता है, ये फेयर में नहीं करना, आपको रफ में कर लेना है और पता कर लेना है कि ये पॉइंट तो हमें रखना ही, तो 2-3 पॉइंट में अपना काम खत्म हो जाएगा। और नहीं तो 10 पॉइंट निकाल डालोगे, पता नहीं निकले कि ना निकले। तो ज़रा ध्यान दें इधर। तो अब मैं ग्राफ बनाने जा रहा हूँ, सभी लोग ध्यान देंगे। मैं ये सब साफ कर रहा हूँ, ये सारे पॉइंट सिर्फ ले रहा हूँ, और इन पॉइंट्स को, इन टेबल्स को मैं ऊपर लिख देता हूँ। x y 0 2 बोलते जाओ बेटा, 3 1 6 0। अगली टेबल क्या है देखें जरा,
एक्स वाई था 0, -4, 3, -2 और 6, 0, यही है ना। अब भाई देखो इसको मैंने साफ़ किया। अब यहाँ पे मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किसी भी पॉइंट को शो करने का तरीका सिखाया है। सिखाया कि नहीं सिखाया? तो ज़रा गौर करें, जिसने अगर वीडियो नहीं देखा है मेरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, वो देख सकता है, अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है। इधर देखें ज़रा। अब ऐसे हम यहाँ पे याद रखना है, यहाँ पे ये ग्राफ खींचते समय स्केल का इस्तेमाल करेंगे। स्केल का इस्तेमाल करते समय ये ध्यान रखना है कि एक 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे पॉइंट मारेंगे। इसमें डिस्टेंस इक्वल होनी चाहिए, तभी ग्राफ आपका सही जाएगा, वरना ग्राफ आपका तिरछा हो जाएगा। ध्यान रखें, स्केल से नापना इसको। डिस्टेंस बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए। बेटा मेरे पास स्केल नहीं है इसलिए मैं ऐसे बता दे रहा हूँ आपको, पर आप लोग स्केल से खींचेंगे इसको, ठीक है। इधर देखें, इधर देखें। अब देखिए पहला पॉइंट क्या है आपके पास। पॉइंट इसको बना लें, x, y बना लें ऐसे, तो आपका पॉइंट पहला हो जाएगा 0, 2 हो जाएगा। ऐसे दूसरा पॉइंट 3, 1 हो जाएगा। तीसरा पॉइंट 6, 0 हो जाएगा। तो भाई देखो 0, 2 पे चलते हैं। x अक्ष मतलब x वाला पहला पॉइंट जो होता है, पॉइंट में जो पहले होता है उसको एब्सिसा बोलते हैं। एब्सिसा मतलब x अक्ष पे चली गई डिस्टेंस होती है, और दूसरा जो इसमें होता है पॉइंट में, उसको ऑर्डिनेट बोलते हैं, मतलब y एक्सिस पे चली गई डिस्टेंस होती है। आप ज़रा गौर करो, तो x अक्ष में चलना ही नहीं है, x अक्ष में आप खड़े रहे हैं, y में कितना चलना है आपको, तो आप जानते हो इधर y प्लस का होता है, इधर y माइनस का होता है ना, इधर x प्लस का होता है, इधर x माइनस का होता है। ऐसा होता है कि नहीं होता? ये माइनस का होता है। तो देखें ज़रा, अब हम लोग पॉइंट कौन सा लेते हैं पहले, 0, 2, मतलब x अक्ष में चलना ही नहीं है और y अक्ष में 2 चढ़ जाना है ऊपर। तो भाई ये आया 1, 2, यहाँ ये पॉइंट हुआ आपका 0, 2। बोलो आया समझ में? दूसरा पॉइंट क्या है, 3, 1, मतलब x अक्ष में 3 चलना है, 1, 2, 3, और y अक्ष में कितना चलना है, 1। तो देखो x अक्ष में 3 के सामने चढ़ जाओ और y अक्ष में 1 के सामने रहो, ठीक है। तो ये पॉइंट आपका आ गया कितना, 3, 1। समझ में आ रहा है? अब अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है आपका, 6, 0, मतलब x एक्सिस में 6 चलना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और y अक्ष में चलना ही नहीं है, मतलब यही पॉइंट हो जाएगा आपका क्या, 6, 0। ठीक बच्चों, आया समझ में? अब आपको क्या करना है, स्केल लेके इन तीनों पॉइंट को मिलाती हुई एक लंबी सी लाइन खींच देना है, ऐसे खींच देना है इस तरह से, ठीक है, लंबी सी लाइन। बेटा ध्यान रखें, जब आप एकदम एग्जैक्ट नाप के खींचेंगे तो ये आपको लाइन स्ट्रेट लाइन मिलेगी। बिल्कुल कैसी लाइन मिलेगी, बिल्कुल सीधी, कहीं यहाँ पे लचक नहीं होगी इसमें। ये ध्यान रखें, लीनियर इक्वेशन मतलब एक सीधी लाइन होती है, एकदम स्ट्रेट लाइन मिलनी चाहिए। अगर आपकी लाइन स्ट्रेट नहीं है तो आप समझ जाइए कि आपका ग्राफ गलत है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, स्केल से पूरा नाप के करना है, एकदम नाप के करोगे एकदम सही जाएगा। पहला समझ में आया, और दूसरे के साथ वही करते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरे में पहला पॉइंट क्या है, 0, -4, मतलब x अक्ष पे चलना ही नहीं, y अक्ष पे -4, 1, 2, 3, 4, ये आया 0, -4। आ रहा है समझ में? और अगला पॉइंट बताओ क्या है, 3, -2, x एक्सिस में 3 चलते हैं, 1, 2, 3, और y एक्सिस में कितना, -2, मतलब यहाँ पे आ जाएंगे। सही है ना? कितना आया, 3, -2। बोलो आ रहा है समझ में? अगला पॉइंट क्या है, 6, 0, x एक्सिस पे 6 चलना है, तो ये हो गया। y एक्सिस पे चलना ही नहीं है, तो ये 6, 0 कॉमन पॉइंट हो गया। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे स्केल रख के इसको खींचेंगे, बिल्कुल आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलनी चाहिए। अगर स्ट्रेट लाइन नहीं मिल रही तो आपका क्वेश्चन गलत है, ये ध्यान रखें। तो इस तरह से देखा आपने, ये दोनों लाइन्स ने यहाँ पे 6, 0 पे काटा, और यही कटान बिंदु इसका क्या हो गया, इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया, यही इसका सोल्यूशन हो गया। नहीं आया समझ में? तो इस तरह से बेटा हम ग्राफी मेथड का यूज़ करके भी 2 लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा।
कोई समस्या इसमें? कर पाओगे? बहुत अच्छे। तो देखते हैं बेटा इसी में आगे। आज मैं अब आपको बताने वाला हूं कि 2 लाइंस के इक्वेशन जरा देखें। एक लाइन का इक्वेशन मैंने बताया था ए एक्स प्लस बी वाई प्लस क्या बताया था, सी इज इक्वल टू, ये मैंने बोला स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है किसका? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है। क्या होता है? इट इज़ द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। और आपको पता है यहाँ पे 2 वेरिएबल है तो 2 इक्वेशन चाहिए। लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है, ठीक है ना। लीनियर इक्वेशन का ये स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है चूंकि इसमें 2 वेरिएबल होते हैं। कौन कौन से 2 वेरिएबल हैं? एक्स और वाई। तो इसलिए 2 इक्वेशन की जरूरत पड़ती है तब सोल्यूशन इसका निकलता है। तो मैंने आपसे बताया था कि भाई दूसरी भी इक्वेशन क्या होगी। तो बच्चे भड़क जाते हैं मेरे ऊपर, कहें सर आप बड़े वैसे हैं। उन्हें पूछा कैसे? कहें भाई एक ही चीज़ लिखे हैं दोनों में, क्या फ़र्क है? हैं? हाँ सही बोल रहे हैं। आप देखें, आप देखिए ज़रा। तो इसमें बच्चे गुस्सा आने लगते हैं कि सर ये क्या मतलब हुआ, ये तो कुछ समझ में नहीं आया, दोनों इक्वेशन एक जैसी। आप घबराएं नहीं, पहले इक्वेशन में जहाँ ए बी सी है वहाँ 1 1 ठोक देते हैं। कैसे? A1 B1 C1, दूसरी में A2 B2 C2। बेटा ध्यान दें, आज जो मैं इस टॉपिक में बताने वाला हूँ आपको 2 इक्वेशन दे देगा और आपसे पूछेगा बताइए ये कंसिस्टेंट हैं या इनकंसिस्टेंट हैं या डिपेंडेंट इक्वेशन है। तो आप सोचोगे अरे ये तो नई बला आ गई, ये कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है? तो कंसिस्टेंट का मतलब होता है ऐसी लाइंस जो एक जगह इंटरसेक्ट करती हैं, ट्रांसवर्जल लाइंस। फिगर मैंने आपको बना के दिखाया था, ट्रांसवर्जल लाइन ऐसे होती हैं ये एक दूसरे को एक जगह काट खाती हैं। बोलो काट खाती कि नहीं काट खाती? देखो यहाँ पे काट रही कि नहीं काट रही? एक सोल्यूशन हुआ है इसका? बोलो भाई। इसी को अगर 2 इक्वेशन दे दी जाए और आपसे पूछा जाए कि बताइए कितने सोल्यूशन है इसके, ये कंसिस्टेंट है कि नहीं है, या कितने सोल्यूशन, इधर देखो जरा। अगर 2 इक्वेशन दे दी जाए तो बेटा क्या करो, दोनों इक्वेशन की कंपैरिजन इनसे करो। बहुत ध्यान से समझना, इन दोनों इक्वेशन से कंपैरिजन करो। इससे फ़ायदा क्या निकलेगा? A1 B1 C1 A2 B2 C2 की वैल्यू निकल आएगी। क्या निकल आएगा? अब हम देखो इसका मैं बताने जा रहा हूँ कंडीशन। इसमें क्या होता है? A1 अपान A2 इज इक्वल टू B1 अपान B2। मतलब ध्यान दें, A1 अपान A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपान B2। अगर आपको 2 इक्वेशन दे दी जाए और आपसे पूछा जाए ये कैसी है, कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है या डिपेंडेंट है, तो आप क्या करोगे? पहले दी गई इक्वेशन की कंपैरिजन इनसे करोगे। पहली वाली किससे, दूसरी वाली किससे, इससे क्या निकल आएगा? A1 B1 C1 A2 B2 C2 निकल आएगा। फिर क्या करेंगे आप? A1 अपान A2 अलग निकालेंगे, कटेगा काट पीट लेंगे। B1 अपान B2 अलग निकालेंगे, कटेगा काट लेंगे। इसके बाद देखेंगे अगर दोनों इक्वल नहीं आ रहे हैं तो क्या लिखोगे? लिखोगे यूनिक सॉल्यूशन। क्या लिखोगे? कंडीशन ध्यान रखना, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक मतलब इकलौता सॉल्यूशन, यूनिक मतलब एक सॉल्यूशन, और इसी को बोलते हैं कंसिस्टेंट। क्या बोलते हैं? बहुत ध्यान से समझना, मतलब अगर A1 अपान A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपान B2 आता है तो हम कह देंगे ये कैसी इक्वेशन है? कंसिस्टेंट है, मतलब एक जगह पे काट रही हैं। मतलब इनका कैसा सोल्यूशन होगा? यूनिक सोल्यूशन होगा। कैसा होगा? अब यूनिक सोल्यूशन क्या होता है? एक सोल्यूशन होगा, x का एक वैल्यू आएगी, एक y की वैल्यू आएगी, कोई अदर वैल्यू नहीं आ सकती इसमें। एक एक वैल्यू दोनों की आएगी, x की भी अलग एक वैल्यू आएगी, y की भी एक वैल्यू आएगी, मतलब एक सोल्यूशन होगा इसका। बोलो आया समझ में? और दूसरी कंडीशन की तरफ बढ़ते हैं। मान लो आपने A1 अपान A2 निकाला और B1 अपान B2 निकाला, दोनों इक्वल आ गए, तो फिर आपकी मजबूरी है, आप क्या करेंगे? C1 अपान C2 भी निकालेंगे। और अगर ये इक्वल नहीं आता
A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 था, लेकिन C1/C2 नहीं था, तो फिर आप लिख देंगे नो सोल्यूशन। क्या? नो सोल्यूशन। इनको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। क्या बोलोगे बेटा? इनकंसिस्टेंट बोलेंगे इसको, नो सोल्यूशन। अब क्वेश्चन आया कि सर आपने तो यहाँ पे ग्राफ खींच के बताया हमको कि ऐसे तिरछी लाइनें एक दूसरे के यहाँ पे काट खाती हैं तो एक सोल्यूशन बनता है। ये कौन सी लाइनें होंगी जो काटेंगी ही नहीं, सोल्यूशन ही नहीं होगा इसका? तो आपको मैंने बताया था पैरेलल लाइंस, पहले वीडियो लेक्चर में बताया, पैरेलल लाइंस एक ऐसी लाइंस होती हैं, अगर आपसे पैरेलल लाइंस की भी बात करें तो आप समझ जाना यही कंडीशन लगानी, ये वाली। नहीं समझे? अगर आपसे सवाल वाला क्या कहे पैरेलल लाइंस की बात करने लगे तो आप क्या समझ जाएंगे? लास्ट कंडीशन लगानी, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट डज नॉट इक्वल टू C1/C2। आई बात समझ में? तो ये कंडीशन कौन सी होती है? जिसमें कोई सोल्यूशन नहीं। क्या सोल्यूशन क्या होता है? जहाँ पे लाइनें दोनों काटती हैं, रेखाएं दोनों काटती हैं, वहाँ पे सोल्यूशन होता है। क्या दोनों काट रही हैं? क्या ये कभी काटेंगी? तो फिर देयर विल बी नो सोल्यूशन। अब बताइए, अगर सवाल वाला तुमसे कहते ये दो लाइनें आपको दे रहे हैं, इनका कोई सोल्यूशन नहीं है, आप क्या समझोगे? लाइनें कैसी हैं? पैरेलल हैं। कैसी हैं? ये ध्यान रखेंगे। जैसे दो इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन हम आपको दे दें और आपसे पूछें बेटा इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, बताओ लाइनें कैसी? पैरेलल। आया समझ में? अगर मैं आपसे पूछूं ये दो इक्वेशन दी हैं, बेटा पता करो ये पैरेलल है कि नहीं है, क्या करोगे? अरे A1/A2 पहले निकालेंगे, फिर B1/B2 निकालेंगे, देखेंगे बराबर आ रहा तो C1/C2 भी निकाल देंगे। देखा A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 तो है, लेकिन C1/C2 उसके बराबर नहीं है। जब ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा? कह देंगे भाई ऐसा तो तभी होता है जब नो सोल्यूशन, पैरेलल लाइंस होती। समझ में आई बात? आओ तीसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन, इसमें ये पहली कंडीशन है बच्चों, ध्यान में, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये आपको दोनों तरह से आना चाहिए, ये कंडीशन अप्लाई करना भी आना चाहिए और आपको फिगर भी दिमाग में होना चाहिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ भाई दो लीनियर इक्वेशन दिए हुए थे और उनका जो सिस्टम था वो A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, तो बताइए लाइन कैसी है? क्या कहोगे? मैं आपसे कहूँ लाइनें कैसी हैं, अगर मैं आपसे कहूँ कंसिस्टेंट है कि नहीं, तो आपको बोलना है सर कंसिस्टेंट है। अगर मैं आपसे पूछूं लाइनें कैसी हैं, तो आप क्या बोलोगे? ट्रांसवर्जल लाइन है। ट्रांसवर्जल लाइन आपको पता है कहीं ना कहीं काटती है, पक्का काटती कि नहीं काटती? समझ में आ रही बात? तो अब तीसरी कंडीशन में हम लोग पहुंचते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। तीसरी कंडीशन देखें क्या है। तीसरी कंडीशन में बताया गया है, पहले तो फिगर बना देते हैं, ये लाइन है और एक लाइन इसी के ऊपर से दूसरी जा रही है, ऐसे इसी को टच करते हुए। बताओ अगर दूसरी लाइन भी इसी के ऊपर से जाएगी तो बताओ उसको कितनी जगह छुएगी? कहाँ कहाँ काटेगी? इसको जहां बनाएगा वहां काटेगी। मतलब कितने सोल्यूशन होंगे इसके? अनलिमिटेड होंगे, है कि नहीं? मतलब एक लाइन के ऊपर जब कोई दूसरी लाइन जाती है, जहां से एक लाइन जा रही थी उसी के ऊपर दूसरी लाइन चली जा रही, तो आप बताओ कितने सोल्यूशन होंगे? इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। अब इसकी कंडीशन क्या होती है वो समझते हैं। कंडीशन देखो क्या है बेटा, A1/A2 निकाला इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। ऐसे अगर ये तीनों इक्वल आ जाते हैं तो इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन होते हैं। कितने होते हैं? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, मतलब अगर आपसे कोई पूछे ये दोनों लाइनें एक दूसरे को कहाँ कहाँ काटेंगी, कितनी जगह काटेंगी, तो कह दो क्या कहोगे? कोई लिमिट नहीं है। दोनों जब एक ही पटरी पे गाड़ियाँ चल रही हैं तो वो सब जगह उसको टच कर रही, तो अनलिमिटेड बहुत सोल्यूशन होंगे। समझ में आई बात? तो इस वीडियो लेक्चर में बच्चों इतना ही। अब इंट्रोडक्शन का जो पोर्शन है ये ख़त्म हो चुका है। अब आगे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज की पढ़ाऊँगा। तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस टाइम।